हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं द आर्ट्स एजुकेशन में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की भूगोल का सेकंड बुक चैप्टर 7, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। मेरा नाम है अमित। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। खनिज खनिज क्या होता है? एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं गुणधर्मों विशेषताओं के साथ कार्बनिक पदार्थ है। हमें जो कार्बनिक रूप से पदार्थ जो मिलते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ऊर्जा, प्राकृतिक में ऊर्जा कई अलग अलग रूपों में मौजूद है। इनके उदाहरण हैं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, जहाँ के अन्य रूप में परिवर्तित या बदला जा सकता है। ऊर्जा से तो आप परिवार जानते हैं ऊर्जा क्या होता है। तो हम ऊर्जा को अलग अलग रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को पवन ऊर्जा से उसे विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से उसे विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, सब में बदला जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा क्या, जो हम अब बोलते हैं, अब जिस मोबाइल से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस मोबाइल से जो ध्वनि अभी आपको सुनाई दे रही है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जब वो जो आप सुन लोगे तो वो आपके जाएगा, वो ऊर्जा चेंज हो जाएगी। अब आता है संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। हर वो वस्तु जिसको इस्तेमाल इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है वो संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, हर वह वस्तु जो इंसान अपने फायदे के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। खनिज हमें कार्बनिक रूप से मिलता है। ऊर्जा हम बदल सकते हैं, ऊर्जा हम सब जानते हैं। संसाधन में वो चीज होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? इसमें आपको बहुत सारी ऊर्जा दिखाई जा रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा परिवर्तन, ये जो आपको पंखे जैसे दिख रही है ये टरबाइन है जो पवन ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। अब इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन दिखाए गए हैं। संसाधन है कितने, तो हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक से मिले, चाहे वो मनुष्य द्वारा बनाए जाए, संसाधन होते हैं। तो खनिज के प्रकार, खनिज हमारे दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोहा खनिज और आलोक खनिज। अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और अन्य अधात्मिक खनिज, ये होते हैं। तो हम पहले लोह धात्विक खनिज के बारे में पढ़ते हैं। लोह, जैसे कि आप जानते हैं लोहा है वह सभी प्रकार के खनिज जिसमें लोह अंश सम्मिलित होते हैं, जैसे कि लोहा अंश, वह लोहा धात्विक खनिज होते हैं, वह उन्हें लोह धात्विक खनिज कहते हैं। किसी भी प्रकार, किसी भी चीज़ में, किसी भी धातु में लोहा जुड़ा हुआ होता है, लोहा सम्मिलित होता है तो उसे लोह धात्विक खनिज कहा जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि किसी भी चीज़ में लोहा जुड़ा हुआ होता है तो उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं। अब अलोह धात्विक खनिज, जिसमें लोह अंश नहीं होते हैं, वह अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिसमें लोहा नहीं होता है, किसी भी धातु में यदि लोहा नहीं है तो वो अलोह धात्विक खनिज कहलाता है। जिसमें लोहा है वो लोह धात्विक खनिज कहलाता है, जिसमें लोहा नहीं है वो अलोह धात्विक खनिज कहलाता है। तो ये सब मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है। तो हम पहले पढ़ते हैं ईंधन, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक तत्वों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जाना जाता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है किसी भी जीवित इंसान, पेड़ पौधे या किसी भी धातु, कोई भी जीवित चीज़ जो कि मर चुका है और वो ज़मीन में दफन चुका है और करोड़ों साल बाद उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, कई सालों के बाद उन्हीं से, किसी भी कंकाल से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, किसी भी कोयला प्राप्त होता है, तो उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब आता है अन्य आध्यात्मिक खनिज। अन्य आध्यात्मिक खनिज अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि चूना, पत्थर, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। ग्रेफाइट आपने सुना ही होगा। ग्रेफाइट तो हमारी पेंसिल जो होती है उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से ही बनी हुई होती है। कुछ अभ्रक के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, अभ्रक क्या होता है।
खनिज की कुछ विशेषताएं। खनिज की कुछ विशेषता भी होती है, पढ़ते हैं। यह क्षेत्र में असमान रूप से पाए जाते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। हमें खनिज, हर एक खनिज को बनने के लिए क्लाइमेट लगता है, वह जलवायु। किसी भी खनिज को बनने के लिए वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ पे खनिज पाया जाता है। नेपाल की अलग जलवायु है, उड़ीसा की अलग जलवायु है, तो वहाँ पे अलग अलग खनिज पाए जाएंगे। तो जो ज़्यादा गुणवत्ता वाला खनिज होता है वो कम पाया जाता है कंपैरिजन टू कम गुणवत्ता वाले खनिज के। और हमारे देश में खनिज बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। यदि खनिज समाप्त हो जाते हैं तो उस खनिजों को बनने में एक बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। खनिजों को बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से हमें खनिजों को कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी इन खनिजों का उपयोग मिल सके। यदि ये खनिज समाप्त हो जाते हैं तो हम इन्हें आवश्यकता के समय तुरंत पुनर्भरण नहीं कर सकते हैं। हम इन्हें दोबारा नहीं बना सकते, इन्हें बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। भारत, अभी हमने पढ़ा था, बहुत अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो भारत में इन्हें 3 पठारी प्रदेश में बांट रखा है। भारत में ज़्यादातर धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में प्राचीन क्रस्टेलिय शैलों में प्राप्त होते हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में कुछ कदाचित भंडारयातिक तांत्रिकता का खंडों में भी पाया जाता है। यह पट्टियाँ हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये तीनों प्रदेशों को आपको याद करना होगा कि इन तीनों में ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं। हमारे खनिजों को अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उपयोग हैं, इस वजह से ये अलग अलग जगह पर भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सब आते हैं। और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, ऑक्साइड पाया जाता है, और भी बहुत कुछ पाया जाता है आदि। तो उत्तर पूर्वी प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल तक फैली हुई है। ये भूमि कहाँ तक फैली हुई है? कर्नाटक में है, गोवा, तमिलनाडु, केरल, यहाँ तक में ये पूरा दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश है। इसमें कौन कौन सा वो पाया जाता है? यहाँ पर आपको उच्च कोटि का लोहा आश्चर्य, चूना, पत्थर, ये सब पाया जाएगा। उच्च कोटि का लोहा आश्चर्य के बारे में मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा कि लोहा आश्चर्य कैसे मिलता है, क्या होता है। चूना पत्थर तो आपने देखा ही होगा, कितनी बार देखा होगा। कर्नाटक, गोवा, ये सब भी आप जानते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान के अरावली और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। यहाँ पे कौन सा क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तांबा आपने देखा होगा, कॉपर भी कहा जाता है उसे। अब हमारा आता है लोहा खनिज। लोहा खनिज क्या होता है? धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए लोहा आश्चर्य, मैंगनीज तथा कार्बोनेट आदि बहुत उपयोगी होते हैं। लोहा खनिज के संचय तथा उत्पादन दोनों ही हमारे देश की स्थिति बेहतर बनाते हैं। लोहा खनिज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे मैंगनीज हमें मिलता है और लोहा आश्चर्य होता है, इसके अंदर कार्बोनेट भी होता है, और ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में भी अपना सहयोग देता है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लोहा खनिज धातु आधारित उद्योगों में हमें लोहा मिलता है। अब हमने अभी आपको पढ़ा था लोहा आश्चर्य क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लोहा आश्चर्य है। हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इससे पहले भी इसका बहुत बार जिक्र हुआ है, लोहा आश्चर्य। तो हम लोहा आश्चर्य पढ़ते हैं क्या होता है। भारत में लोहा आश्चर्य के पर प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। यह एशिया के विशालतम लोहा आश्चर्य आरक्षित है। हमारे देश में इस आश्चर्य के 2 प्रमुख प्रकार हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट।
विश्व भर में इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता की वजह से इसकी भारी मांग लोहा आवश्यक की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं, जो इसके लिए लाभदायक हैं। लोहा आवश्यक हमारे देश में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनका नाम है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। ये कहाँ स्थित हैं? ये उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित हैं, लोहा क्षेत्रों के निकट, जो इसके लिए लाभदायक भी हैं। हमारे एशिया में इसका विशालतम, इसके बहुत बड़े बड़े आरक्षित हैं। ये इनकी गुणवत्ता की वजह से इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हैं। और 2004 से 2005 के में हमारे देश में लोहा आवश्यक आरक्षित भंडार लगभग 200 करोड़ टन थे। इसका तकरीबन भार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2004 और 2005 में 200 करोड़ टन हमारे देश में पाया जाता था। आपने अभी जो देख रहे हैं मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ आपने कई बार जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा मैंगनीज़। तो ये मैंगनीज़ की कुछ तस्वीरें हैं। मैंगनीज़ क्या होता है? मैंगनीज़ लोहा आवश्यक के परागलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। किसके? लोहा आवश्यक के परागलन के लिए मैंगनीज़ एक कच्चा माल है। इसका प्रयोग लोहा मिश्रित धातु विनिर्माण के लिए जाता है। यदि लोहा के मिश्रित धातु बनाए जाते हैं तो मैंगनीज़ का उपयोग उसमें किया जाता है। मैंगनीज़ के उत्पादक देश कौन से हैं? उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, तेलंगाना है, झारखंड। ये सभी मैंगनीज़ के उत्पादक देश हैं। अब हम बात करेंगे बॉक्साइट की। अब हम आते हैं लोहा खनिज पे। बॉक्साइट क्या होता है? एक आवश्यक है जिसका प्रयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण और लैटेराइट चट्टानों से संबंधित है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कालाहारी तथा संबलपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट के उत्पादक राज्य आपने देखे कौन कौन से थे? उड़ीसा, कालाहारी, संबलपुर, कर्नाटक, तमिलनाडु बॉक्साइट के उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट हमारे क्यों उपयोग में आता है? एल्यूमिनियम के विनिर्माण में हमारे लिए बॉक्साइट का उपयोग होता है। अब हम तांबा के बारे में पढ़ते हैं। तांबा होता क्या है? तो ये जो दिख रहा है ये तांबा है। तांबे के गिलास हैं, तांबे के बर्तन हैं, तांबा है। तांबा हमने बहुत जगहों पे देखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में भी ज़रूरत आती है। तांबे के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर, बिजली की मोटरें तथा जनरेटर आदि के निर्माण तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक उपयोगी है। मुख्यतः झारखंड के सिम्बू जिले में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू अलवर जिले में पाए जाते हैं। हाई बिजली की मोटर तथा जनरेटर्स आदि के निर्माण तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अवैध धातु है। मुख्यतः झारखंड के सिम्बू जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू के अलवर जिले में पाए जाते हैं। तांबा ट्रांसफार्मर, बिजली के मोटरें, इन सबों में यूज़ होता है। अब ये है अभ्रक। अब हम अभ्रक के बारे में देखते हैं। अभ्रक होता क्या? अभ्रक का प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। इससे पतली चादरों में विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, झारखंड, वहाँ राजस्थान में, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आदि इन जगहों पर पाया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में सबसे बढ़िया क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक से हम पतली पतली चादरें जैसे बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी व्यापार होता है उसमें हम अभ्रक का यूज़ कर। ऊर्जा संसाधन, खनिज ईंधन ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा की जरूरत कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। परंपरागत स्रोत संपन्न साधन है। खनिज ईंधन क्या होता है? खनिज ईंधन ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। खनिज ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन उन्हें कहा जाता है जो कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी जो कंकाल्स होते हैं, उन्हें जो सालों बाद, हजारों करोड़ों साल के बाद उसमें से हमें जो
ऊर्जा प्राप्त होती है वो पेट्रोलियम होती है, पेट्रोलियम के रूप में होती है। उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं या खनिज ईंधन। कोयला कोयला तो आपने देखा है उत्पन्न करने के लिए आता है। ताप विद्युत उत्पादन तथा इस्पात उद्योग के लिए कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कोयला के क्षेत्र हैं। कोयला गर्मी को पैदा करने के काम आता है, उससे हीट बनाई जाती है। भुट्टे वाले कोयले पर ही, यदि आप कभी भुट्टा खाते हो या कभी आपने लिया है तो उससे आपने देखा होगा कि वो कोयले पर ही बनाता है। और कोयले का 97% कहाँ पाया जाता है? सोन, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। इन 4 नदियों का नाम याद कर लीजिए। सोन, दामोदर, महानदी, गोदावरी की नदियों की घाटियों के पास 97% कोयला पाया जाता है। ईंधन, ये सबसे पहला आता है पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में अंतर पाया जाता है। 1956 में तरल एवं गैस आयोग की स्थापना के बाद वास्तविक ढंग से तेल लाने की उत्पादन आरंभ हुए थे। हम भारत में 2 प्रकार के तेल संशोधन कारखाने हैं, क्षेत्र आधारित और एक बाजार आधारित। पेट्रोलियम, आपने जो बाइक्स में जितने भी पेट्रोल डलते हैं उन्हें पेट्रोलियम ही कहा जाता है, या किसी भी प्रकार का गैस द्रव उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम को हमें जब मिलता है तो वो लिक्विड पदार्थ या गैसीय अवस्था में होता है, तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उससे साफ करने के हमारे देश में 2 ही तरीके हैं, एक होता है क्षेत्र आधारित और एक होता है बाजार आधारित। प्राकृतिक गैस, गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं वितरण के लिए की गई थी। गैस हमें सभी पदार्थों, क्षेत्रों, तेल के क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। हमने अभी प्राकृतिक पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, उसमें हाइड्रोकार्बन के साथ वो युक्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? वो एक गैस है जो कि पेट्रोलियम के साथ जुड़ती थी। तो हम पेट्रोलियम का संशोधन करते थे तो हमें प्राकृतिक गैस ही मिलती है। ऐसे ही कई सारे संसाधन होते हैं जिनके साथ प्राकृतिक गैस जुड़ी हुई होती है, हम उन्हें अलग कर कर उनके गैस निकालते। तो गैस के भंडार कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, त्रिपुरा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। कहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी जगहों पर है। सौर ऊर्जा को कार्य में लेने हेतु जिन 2 परिक्रमा को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वह है फोटो अवाह लाइट और सौर तापीय प्राकृतिक। अन्य सभी अविनीकरणीय और ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्राकृतिक आर्थिक फायदेमंद है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की तुलना में 7% अधिक और नवीकरणीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हीटों, फसल और कूलर आदि में होता है। सौर ऊर्जा, तो सूरज की ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा को अपने फ़ायदे के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा में बदलना कोयला और तेल के आधारित में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आसान होता है। पवन ऊर्जा, अब इसके आगे आएगा हमारा पवन ऊर्जा। तो अब अपनी जो स्क्रीन पे जो फोटोज़ देख रहे हो, ये पंखे को टरबाइन कहते हैं। पवन ऊर्जा से हमारा बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। पवन ऊर्जा से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी अधिक सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो मैंने अभी पंखा जैसा दिखाया था आपको, वो टरबाइन कहलाता है। उसी के माध्यम से पवन को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। भारत के पास ऐसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के 250 वायु चालित टरबाइन स्थापित की जानी है। भारत देश में पवन ऊर्जा बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है और इसके लिए हमने बहुत सारे योजनाएं भी बनाई है, जिसमें से एक है 45 मेगावाट के कुल क्षमता के 250 वायु चालित टरबाइन को स्थापित करना है। अब हम पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। जब पृथ्वी के गर्म से मैग्मा निकलता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निर्मित होती है। जब पृथ्वी में पहले, अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जो गर्मी हम धरती फेंक रही है, हमें इतनी गर्मी लग रही है,
उसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो अब अभी आप गर्मी सह रहे हो, उसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोयोजे सागर यादो यूएसए में हुआ था। भूतापीय ऊर्जा का हम प्रयास 1890 में यूएसए में सबसे पहले कर चुके हैं। भारत में भी करते हैं पर बहुत कम जगहों पर। जैव ऊर्जा क्या है? जैविक उत्पादकों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। जो जीवित उत्पादक होते हैं उनसे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जैविक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि पेड़ हो गए, जिसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका कचरा, औद्योगिक तथा अवशेष सम्मिलित होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक समामित स्रोत है। इसके ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली में ओखला में स्थित है। जैविक उत्पादकों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है, जो कि हमें जीवित चीज़ों से पाया जाता है।